हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू टॉपिक ऑफ एफएसटी यानी कि एफएसटी 22। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफएसटी 22। तो लिसन केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। 91 क्या है? द इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन आर फाउंड इन। इसमें बताना है कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन कौन कौन से प्लांट में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में 91 का फोर्थ ऑप्शन देखिए। जनरली इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन पाई जाती है ब्रायोफाइट्स में। आपको ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स देखने हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों पढ़िए। यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रायोफाइट्स के दो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 4 में मार्केंटिया एंड एडियंटम, ये एडियंटम, तो ये दोनों के दोनों जो है ब्रायोफाइट्स में आते हैं, मार्केंटिया एंड एडियंटम। ठीक है, तो मार्केंटिया एंड एडियंटम ब्रायोफाइट्स में आते हैं जिसमें कि इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइटिक जनरेशन देखी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। इसमें आपके चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से देख के आपको ये बताना है कि इसमें कौन से मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में। तो ये करेक्टर है जिम्नोस्पर्म प्लांट का। तो यहाँ पे 92 में थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि जिम्नोस्पर्म को आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, मैच दी कॉलम। आपको कॉलम मैच करने हैं। देखिए डाईयूरेसिस को आप मैच कीजिए मोर यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन अगर ज़्यादा होती है उसे डाईयूरेसिस कंडीशन कहते हैं। इसमें एक्सिस वाटर लॉस होता है। इस एक्सिस वाटर लॉस को रोकने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसको आप कहते हैं एडीएच, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक्सिस यूरिन की कंडीशन को प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके बाद ग्लाइकोसूरिया देखिए। ग्लाइकोसूरिया मतलब ग्लूकोज एलिमिनेट विद यूरिन। अगर ग्लूकोज का एलिमिनेशन होता है यूरिन में, इस कंडीशन को आप ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। उसके बाद सी स्टेटमेंट देखिए, हिमेटूरिया। हिमेटूरिया अगर यूरिन में ब्लड आता है, ठीक है, इस कंडीशन को हिमेटूरिया कहते हैं, यानी कि सी को आप सेकंड से मैच कीजिए, ब्लड एलिमिनेट विद यूरिन। इसके बाद डी स्टेटमेंट देखिए, डाइसूरिया। डाइसूरिया क्या है? अगर यूरिन फॉर एलिमिनेशन में डिफिकल्टी होती है उसे आप कहते हैं डिसयूरिया। इज दैट क्लियर? डिसयूरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डिसयूरिया मतलब डिफिकल्ट यूरिन एलिमिनेशन, दैट यू कॉल डिसयूरिया। तो आप इनको मैच कीजिए। डायूरेसिस को ए को थर्ड से मैच कीजिए, बी को 1 से मैच कीजिए, सी को सेकंड से मैच कीजिए, डी को 4 से मैच कीजिए। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ए को थर्ड से, बी को 1 से, सी को सेकंड से एंड डी को 4 से। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 93। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, द साइट वेयर द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज सिंथेसाइज। वायरस के बारे में आपको पता ही है। वायरस जो है, दिस इज द मिसकंसेप्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जैसे ही किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में वायरस आता है, ये उसकी मशीनरी का इस्तेमाल कर लेता है। वायरस के मेनली जो कंपोनेंट होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होता है और दूसरा प्रोटीन होता है। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दो कंपोनेंट होते हैं वायरस के। तो जैसे ही वायरस होस्ट सेल में एंटर करता है तो उसकी मशीनरी को वो एडॉप्ट कर लेता है। इसलिए यहाँ पे अगर वायरस किसी लिविंग या होस्ट सेल में एंटर करेगा तो वो अपना प्रोटीन कोड बनाने के लिए राइबोसोम का इस्तेमाल करता है। किसके राइबोसोम का? होस्ट सेल के राइबोसोम का, क्योंकि राइबोसोम को यहाँ पे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। तो यहाँ पे 94 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि राइबोसोम ऑफ द होस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। 95, द रेस्टिंग पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज। इसमें बताना है कि रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है -70 मिली वोल्ट, ठीक है। जब पोटेंशियल रेस्टिंग हो जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल के टाइम पे डीपोलराइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो पहले रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन होना चाहिए डीपोलराइजेशन के लिए, और इस रेस्टिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो -70 मिली वोल्ट होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 95 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाइए। विच ऑर्गेनल लैक मेम्ब्रेन। आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनल है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, राइबोसोम। राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं है राइबोसोम, तो ये आएगा इसमें। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, सेंट्रोसोम में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें पूछा है कि किस में मेम्ब्रेन नहीं होती है।
तो राइबोसोम और सेंट्रोसोम दोनों में ही मेम्ब्रेन नहीं होती, पैरोक्सिसोम में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी कि राइबोसोम और सेंट्रोसोम में अगर मेम्ब्रेन नहीं होती तो 96 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बोथ 1 and 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाइए। इन विटिकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स वर असाइन्ड टू। आपको बताना है इसमें कि विटकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, आरएच विटकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, दैट क्लासिफिकेशन राइट वाज गिवन बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आरएच विटकर। तो आरएच विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी और उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने यूकैरियोट्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था, हमें ये बताना है। यूकैरियोट्स वर असाइन्ड टू, यानी कि कितने ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें कि यूकैरियोटिक आते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे 4 ग्रुप थे, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया एंड, फंजाई हो गया आपका, प्लांटी हो गया, ठीक, एनिमिलिया हो गया एंड प्रोटिस्टा। ये चारों यूकैरियोट्स में आते हैं, जबकि मोनेरा किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में। अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे 5 किंगडम्स होते हैं, पहला मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और लास्ट में आता है एनिमेलिया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 जो ग्रुप है वो यूकैरियोट्स में आते हैं, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स में आता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम्स, मतलब 5 किंगडम्स में से 4 किंगडम ऐसे हैं जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के किंगडम्स हैं। तो 97 का थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अबाउट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल देखिए यहाँ पे 98 में फोर्थ ऑप्शन देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट गलत दिए हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 98 का बिल्कुल करेक्ट है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है? साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा होमोलोगस पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करता है। उस क्रॉसिंग ओवर की साइट को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है उस साइट को आप क्रॉसिंग ओवर साइट या फिर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल साइट कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 98 का फोर्थ ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इन एस फेज ऑफ दी सेल साइकिल। इसमें बताना है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट 1 by 1 पढ़िए। नंबर 1 स्टेटमेंट देखिए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, यही आंसर होगा। एस फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। क्रोमोसोम का अमाउंट तो सेम रहता है लेकिन डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, क्योंकि सिंथेसिस फेज में, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करता है। अगर एस फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस करेगा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। तो 99 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ के देखना, वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि एस फेज से मैच नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, विच इज वन इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम का एक क्वेश्चन है, एंडोक्राइन वाले चैप्टर का, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। प्राइमरी मैसेंजर आप हार्मोन्स को कहते हैं, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर जो होते हैं वो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे ही हार्मोन प्राइमरी मैसेंजर इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर जैसे ही हार्मोन यानी कि प्राइमरी मैसेंजर बाइंड होता है वैसे ही सेल में सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। तो फर्स्ट देखिए, साइक्लिक एएमपी, सीएमपी मतलब साइक्लिक एएमपी, ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेकंड IP3 इंडोल ट्राइफॉस्फेट, ये भी सेकेंडरी मैसेंजर होता है। कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। ये यहाँ पे फॉस्फेट आयन दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। फॉस्फेट आयन कभी भी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है। इसने पूछा है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन सा नहीं है, तो फॉस्फेट आयन जो होता है वो कभी भी सेकेंडरी मैसेंजर होता ही नहीं है। तो 100 का यानी क्वेश्चन नंबर 100 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 101, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड। ठीक है, यहां पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 101 में।
और इनमें से बताना है कि प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर कौन सा है, वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें एंटीबॉडीज अटैक करती है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे, जिससे कि नर्व का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। न्यूरॉन के जो सिग्नल्स है, न्यूरल सिग्नल्स जो है वो मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपको जेनेटिक डिसऑर्डर बताना है। तो सेकंड देखिए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी ही एक जेनेटिक डिसऑर्डर है इसमें, और ये एक प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स करता है। ये स्केलेटल मसल्स का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन करने का काम करता है। यहाँ पे मसल्स पैरालाइज कर जाती हैं, मसल्स जो है फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती, उनमें मूवमेंट नहीं हो पाती। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी विल बी द करेक्ट आंसर, और ये यहाँ पे एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। टिटैनी क्या है? ये एक डिसऑर्डर है जो कि कैल्शियम के इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर आपके बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल घट जाता है ड्यू टू लैक ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, उस हार्मोन की कमी की वजह से अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मस्कुलर स्पैजम होता है, रैपिड मस्कुलर स्पैजम होता है, जिसे कि आप टिटैनी कहते हैं। गाउट क्या होता है? गाउट क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है, राइट? ये एक तरह का आर्थराइटिस ही है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। जॉइंट्स में यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है, और अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन बढ़ेगा, इसको गाउट कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये एक डिसऑर्डर है। ये कौन सा डिसऑर्डर है? इस डिसऑर्डर को आप मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 101 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज। मसल कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट को आप मायोफिब्रिल्स कहते हैं। मायोफिब्रिल्स में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स आते हैं जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है? जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, कंपोनेंट ऑफ मायोफिब्रिल्स। इज दैट क्लियर? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो यूनिट है वो मायोफिब्रिल आता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, मायोफिब्रिल्स को, ठीक है? तो 102 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, विच ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और ये जिम्नोस्पर्म के करेक्टर दिए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जिम्नोस्पर्म का करेक्टर नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी ओवरी वॉल। बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म को आप नेक्ड सीडेड प्लांट भी बोलते हैं। यहाँ पे ओवरी नहीं होती है, ओवरी ओव्यूल को कवर नहीं करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, दे हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। बिल्कुल गलत दिया है। जिम्नोस्पर्म में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स नहीं होते हैं। जनरली ब्रायोफाइट्स में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म के रेस्पेक्ट में बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो यही आंसर आएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। दे प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर। ये 2 काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, हेटेरोस्पोरस होते हैं। बिल्कुल सही दिया है ये। जनरली दे हैव टैप रूट सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट गलत दी है, जो कि जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर से मैच नहीं करती है, और आपको यही बताना है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 103 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको 104 में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो 104 में करेक्ट ऑप्शन कैसे चूज करेंगे? देखिए, पहला ऑप्शन दिया फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम। ये बिल्कुल नहीं, गलत है। फ्लावर इज नॉट मॉडिफाइड स्टेम, फ्लावर इज मॉडिफाइड स्टेम बर्ड, ठीक है? जो स्टेम बर्ड होती है वो एक मॉडिफाइड बर्ड होती है, फ्लावर, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत दिया है। करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, थैलेमस इज स्वेलन टिप ऑफ पेडिसिल। ये बिल्कुल सही है। पेडिसिल जो होता है, पेडिसिल की स्वेलन टिप को थैलेमस बोलते हैं, जिसपे जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो थैलेमस से ही कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दी सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 104 का सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है इसने, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेंशियल वर्ल्स। बिल्कुल गलत। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम एसेंशियल वर्ल्स होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो नॉन एसेंशियल वर्ल्स होते हैं, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद फोर्थ, पेरियंथ इज ए यूनिट ऑफ सेपल्स। ये भी बिल्कुल गलत दिया है। पेरियंथ अलग स्ट्रक्चर होता है, सेपल अलग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट दिया है सेकंड स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 104 का सेकंड स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव द करेक्ट मैच ऑफ प्रॉपर्टीज विद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पढ़ के देखना, बिल्कुल गलत
ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन सही कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिलेक्टिव नेचर होता है, ये पता है। एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि जो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है वो सिलेक्टिव नेचर का होता है। इज दैट क्लियर? वो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की एंट्री को अलाउ करता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो होता है, नो अप हिल ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही। अप हिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा जाता है, ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा जाता है, ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा जाता है, ना डिफ्यूजन में देखा जाता है। तो नो अप हिल ट्रांसपोर्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद सिंपल डिफ्यूजन, नो सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है, डिफ्यूजन कहीं भी होता है, इसलिए यहाँ पे कोई सैचुरेशन का नामो निशान नहीं है। सैचुरेशन का जनरली वहीं पे सैचुरेशन होता है जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पंप रिक्वायर्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए। अगर सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल एक साथ सारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक साथ इस्तेमाल हो जाएंगे तो सैचुरेशन हो जाएगा। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का डिफ्यूजन में कोई रोल नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। अगर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का कोई डिफ्यूजन में रोल नहीं है तो वहां पे सैचुरेशन भी नहीं होगा, तो नो सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि 105 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106 पे। द थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉल्वैक्स इज, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। वॉल्वॉक्स की थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? वॉल्वॉक्स जो होते हैं वो कॉलोनियल होते हैं और मोटाइल होते हैं। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि जो एल्गी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलोनियल भी हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है। कौन सी एल्गी का? वॉल्वॉक्स का। वॉल्वॉक्स कॉलोनियल एंड मोटाइल दोनों होती हैं। तो यहाँ पे 106 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स ऑब्लिगेट और एसेंशियल कैटेगरीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑब्लिगेट और एसेंशियल कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट कैटेगरीज में आता है किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर एंड जेनेरा। तो देख लीजिए, उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। किंगडम के बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद जेनेरा। ये जो चार यहाँ पे क्लासेस, ये जो चार यहाँ पे कैटेगरीज दी हैं, चारों की चारों कैटेगरीज जो है क्या है? ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, एसेंशियल कैटेगरीज है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 107 का भी सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 पे आ जाइए। लैमिनेरिन स्टार्च इज ए रिजर्व प्रोडक्ट एंड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राउन एल्गी। जो लैमिनेरिन स्टार्च होता है वो एक रिजर्व प्रोडक्ट है और एक करेक्टर है किसका? ब्राउन एल्गी का। तो लैमिनेरिन स्टार्च इज द रिजर्व प्रोडक्ट ऑफ ब्राउन एल्गी एंड दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउन एल्गी। तो 108 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 पे आ जाइए। यहां पे बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है। देखो, ए और बी का स्टेटमेंट को मत पढ़ो, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, ठीक है। सी और डी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की बिल्कुल सही है। तो सी और डी आर करेक्ट। 109 में सी और डी करेक्ट आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी स्टेटमेंट को एक बार पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यूजर्स ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय कंप्यूटर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन दी प्लांट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट देखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट्स कैन बी यूज्ड टू रिजॉल्व टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कीमोटैक्सोनॉमी में, जो कि क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, कीमोटैक्सोनॉमी ऑल्सो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है। बाकी ए और बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, द एंडोडर्मिस इज impervious to water because of a band of Casparian strip। एंडोडर्मिस में जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, मैट्रिक्स कॉल्ड सुबेराइज्ड। कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होती है वो सुबेराइज होती है। तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जिसमें कि सुबेरिन डिपोजिशन होता है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप जहां पे प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस में, वहां से वाटर की एंट्री नहीं हो पाती है। तो ये यहाँ पे जो आंसर आएगा, ए में कैस्पेरियन स्ट्रिप फिल कीजिए और बी में सुबेराइज। इस हिसाब से देखा जाए तो 110 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रोसोम। इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट सेंट्रोसोम। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अरेंज्ड एज ट्रिपलेट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेंट्रोसोम में, सेंट्रियोल्स में 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट होते हैं। 3 ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, A B C ये बोला जाता है इनको। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
तो इसमें आपको गलत स्टेटमेंट बताने हैं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, सेंट्रियोल्स आर नॉट सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स, बिल्कुल गलत दिया है। सेंट्रियोल का सेल्फ डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल की अपनी एक अलग मैकेनिज्म होता है उसका सेल्फ रेप्लीकेशन का या सेल्फ डुप्लीकेशन का। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट था, सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय रेडियल स्पॉक। नहीं जी, रेडियल स्पॉक से पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, थ्रू रेडियल स्पॉक। आपस में वो उनके बीच में CA लिंकर होता है। ट्रिपलेट में एक C होता है, एक A होता है, तो CA लिंकर्स देखा जाता है आपस में कनेक्शन के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, सेंट्रल पार्ट डज नॉट हैव एनी माइक्रोट्यूब्यूल। ये बिल्कुल सही है, सेंट्रल पार्ट में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होते हैं। जनरली सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो होता है 9+0। 9 पेरिफेरल होते हैं, सेंटर में कोई नहीं होता, दैट्स वाई कॉल्ड 9+0 अरेंजमेंट। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है हमारी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि 2 स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, यानी कि 111 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, जिसमें कि 2 मेंशन किया हुआ है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 111 का थर्ड ऑप्शन विल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म में कैसा होता है ये आपको बताना है। तो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है हैप्लॉइड। इज दैट क्लियर? जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है उसको किसी भी फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, और वो हमेशा हैप्लॉइड ही रहता है। तो 112 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, विच इज एन ऑर्गन अफेक्टेड इन जॉन्डिस। जॉन्डिस के केस में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? जॉन्डिस के केस में जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है वो होता है लीवर। लीवर अफेक्टेड ज़्यादा होता है जॉन्डिस के केस में, ठीक है। जॉन्डिस एक लीवर का डिसऑर्डर है और यहाँ पे बाइल जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और बाइल सोल्ट है, उनका डिपोजिशन होना चालू हो जाता है। तो बाइल पिगमेंट और बाइल सोल्ट कहाँ बनते हैं? बाइल पिगमेंट की जो फॉर्मेशन होती है, बाइल पिगमेंट का डिपोजिशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है जॉन्डिस के केस में। और बाइल पिगमेंट कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। तो जॉन्डिस जो है वो किसका डिसऑर्डर है? जॉन्डिस है वो लीवर का डिसऑर्डर है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 113 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, ये एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। इसमें बोला है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? अगर जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस एनिमल में लार्वा जो होता है वो एडवांस होता है और अडल्ट जो होता है वो एडवांस नहीं होता है, तो एक एडवांस लार्वा लीस्ट एडवांस, एक मोर एडवांस लार्वा लीस्ट एडवांस एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जनरली हेमिकोडेटा में देखा जाता है। फाइलम हेमिकोडेटा का ये करेक्टर है। किसका करेक्टर है? सॉरी, हेमिकोडेटा का करेक्टर नहीं है, ये यूरोकोडेटा का करेक्टर है। दैट इज द सब फाइलम ऑफ कोडेटा। सब फाइलम ऑफ कोडेटा में यूरोकोडेटा और ट्यूनिकेटा आता है। तो यूरोकोडेटा का करेक्टर है क्या? यूरोकोडेटा का करेक्टर है कि वहां पे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। तो यूरोकोडेटा का करेक्टर है। तो यूरोकोडेटा का एग्जांपल ढूंढ लीजिए। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट जो है बेलेनोग्लोसिस हेमिकोडेटा में आता है। हर्डमेनिया यूरोकोडेटा में आता है और हर्डमेनिया में यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। तो 114 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes defective development and maturation of growing baby leading to। बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है जिसमें कि थायरोक्सिन का लेवल घट जाता है, ठीक है, और थायरोक्सिन का लेवल अगर घट गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? डिफेक्टिव डेवलपमेंट होगा और मैचुरेशन होगा ग्रोइंग बेबी का। तो उस बेबी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स देखे जाएंगे, कुछ कंडीशन देखी जाएगी, वो यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हुए हैं और आपको छांटना है कि इसमें से कौन कौन से डिफेक्ट्स बच्चे के अंदर देखे जाते हैं जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार है, ठीक है। तो पहला देखिए, क्रेटिनिज्म, स्टंटेड ग्रोथ, ये स्टेटमेंट सही है। ड्वार्फिज्म इज नॉट दैट कैरेक्टर, ड्वार्फिज्म इसका कैरेक्टर नहीं है। ड्वार्फिज्म जो है वो ड्यू टू लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से ड्वार्फिज्म होता है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से ड्वार्फिज्म नहीं होता। तो ड्वार्फिज्म को इस कैटेगरी से बाहर कीजिए। सी ऑप्शन देखिए, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है,
लो इंटेलिजेंस क्वेसेंट यानी कि IQ भी लो होता है, ठीक है। एबनॉर्मल स्किन हो सकती है, डीफ मुटिज्म हो सकता है, गूंगा और बहरा भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सब यहाँ पे मैच करती है हाइपोथायराइडिज्म वाले चाइल्ड से, यानी कि यहाँ पे इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड, A, C, D, E एंड F। ये चारों हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म के करेक्टर्स है। तो 115 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू टर्निप। स्वीट पोटैटो क्या है, ये एक स्टोरेज रूट है और टर्निप भी एक स्टोरेज रूट है। तो स्टोरेज रूट यानी कि दोनों के दोनों अपने आप में होमोलोगस ऑर्गन है। तो यहाँ पे 116 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी कोलोकेसिया, जिंजर, पोटैटो ये सब स्टोरेज रूट में नहीं आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, मेंबर्स ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा लैक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। ये फाइलम अर्थ्रोपोडा के कुछ फीचर्स दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से अर्थ्रोपोडा का फीचर कौन सा नहीं है। तो 1 बाय 1 फीचर्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कौन सा फीचर नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ काइटिन, बिल्कुल सही है। अर्थ्रोपोडा का जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है। वो किससे बना होता है, वो काइटिन से बना होता है, बिल्कुल सही है। कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है, ये भी सही है। एक्सक्रीशन बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये भी सही है। इसके बाद यूजुअली ए क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो अर्थ्रोपोडा में ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। तो यहाँ पे 117 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसने पूछा कौन सा अर्थ्रोपोडा का करेक्टर नहीं है, तो करेक्टर फोर्थ नहीं है। इज दैट क्लियर? ऑप्शन फोर्थ इज नॉट करेक्टर ऑफ अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो 117 का फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, इट सर्व्स एज बोथ रिएक्टेंट एंड ए प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ऑफ हायर प्लांट्स। बेटा इसमें आएगा 118 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। वाटर यहाँ पे एक रिएक्टेंट का काम भी करता है और एक प्रोडक्ट का काम भी करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताना है आपको, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए चाहिए 6 CO2 12 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में 12 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं और 6 CO2 यूटिलाइज होते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को देखिए तो उसकी वजह से क्या आ जाएगा, C6H12 और 6 ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। देखिए ये वाटर जो है एज बाय प्रोडक्ट भी निकल रहा है, हियर दिस वाटर इज प्रोडक्ट एंड हियर दिस वाटर इज रिएक्टेंट। तो वाटर जो है वो रिएक्टेंट भी होता है फोटोसिंथेसिस में एंड वाटर इज आल्सो ए प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा वाटर, यानी कि यहाँ पे 118 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज इज अप्रोक्सीमेटली। आपको बताना है कि टिश्यूज का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर 40 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर होता है ऑक्सीजन का टिश्यूज में, जबकि CO2 का होता है 45। CO2 का कितना होता है बेटा, टिश्यूज में जो CO2 का होता है वो होता है 45, जबकि ऑक्सीजन का नहीं, सॉरी, टिश्यूज में CO2 का 95 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो है वो कितना हो जाता है बेटा, 40 मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके बाद तो 119 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, 120, फाइंड द साइट ऑफ म्यूसिस इन ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी में म्यूसिस कहाँ होता है? ग्रीन एल्गी में जो म्यूसिस होता है वो जाइगोस्पोर में टेक प्लेस करता है, ठीक है। वहाँ पे 2 मेल गैमेट जो है फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोटिक म्यूसिस देखी जाती है। उस जाइगोट को आप जाइगोस्पोर कहते हैं। तो म्यूसिस जो होता है वो जाइगोस्पोर में होगा। यहाँ पे जाइगोट भी आंसर दिया है, जाइगोटिक म्यूसिस है हालांकि, लेकिन यहाँ पे जाइगोस्पोर, याद रहे जाइगोट और जाइगोस्पोर दोनों आंसर दिए हो तो जाइगोस्पोर विल बी द करेक्ट आंसर। तो जाइगोस्पोर में म्यूसिस टेक प्लेस करता है इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स। आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है।
तो स्टेटमेंट ए पढ़िए, ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को आप रैंक या क्लासिफिकेशन जो होती है वो कैटेगरीज बेस होती है, और इन कैटेगरीज को आप रैंक और टैक्सोन कहते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज, टैक्सोन या रैंक भी जिसको आप बोलते हैं, उसी के बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, इसलिए इनको यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है स्पीसीज, ठीक है, और हायर यूनिट होती है किंगडम। इज दैट क्लियर? लोअर यूनिट इज स्पीसीज एंड हायर यूनिट किंगडम। जिसके बाद बी, एवरी स्टेप इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। एवरी स्टेप इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, हर स्टेप में टैक्सोनॉमिक हायरार्की के एक कैटेगरी होती है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपने 7 कैटेगरीज पढ़ी होगी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये 7 कैटेगरीज होती हैं, और ये 7 कैटेगरीज किस में आती है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आती हैं, सातों की सातों कैटेगरी। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट पढ़िए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, डी स्टेटमेंट देखिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर नॉट डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, दे आर ओनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। बिल्कुल गलत है, बायोलॉजिकल एंटिटीज भी कंसिडर की जाती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इज दैट क्लियर? तो ये स्टेटमेंट, डी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। उस हिसाब से देखा जाए तो 121 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंस एन एलिमेंट एज एसेंशियल फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज। इसमें से कौन सा कैरेक्टर ये डिफाइन करता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए? तो एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है जिसके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती? तो लाइफ साइकिल कंप्लीट में, लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन भी आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का बी ऑप्शन देखिए, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, इट हैज टू बी एडेड एज फर्टिलाइजर टू अचीव मैक्सिमम सीड प्रोडक्शन। नहीं जी, ठीक है, एज ए फर्टिलाइजर हमें इसकी जरूरत नहीं है। सेकंड, फर्टिलाइजर सिर्फ न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए नहीं दिए जाते हैं। तो इफ इट इज ए मिसिंग, ए प्लांट कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस नॉर्मली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर ये एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होगा तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 122 का सेकंड स्टेटमेंट इज राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, इफ इट इज प्रेजेंट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेज। नहीं जी, कोई भी एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट हो, नॉन एसेंशियल एलिमेंट हो, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उससे प्लांट में टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। इज दैट क्लियर? फोर्थ ऑप्शन, इफ इट इज एब्सेंट अदर न्यूट्रिएंट्स में बी सब्स्टिट्यूट फॉर इट। ये भी बिल्कुल एसेंशियल क्राइटेरिया को आप देखना, मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ना, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना उसमें, तो वहाँ पे जितने भी एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उन एसेंशियल एलिमेंट को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आपको एक पर्टिकुलर एसेंशियल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसके फंक्शन को कोई दूसरा एलिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ पे उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 122 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 पे आ जाइए। स्ट्रैटिफिकेशन रेफर ए प्रोसेस इन विच सीड्स आर ट्रीटेड बाय। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि लो टेम्परेचर पे ही जर्मिनेशन कर पाते हैं। अगर उन सीड्स को लो टेम्परेचर पे नहीं दिया जाएगा तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पियर एंड एप्पल, पियर और एप्पल के सीड लो टेम्परेचर पे जर्मिनेट करते हैं। अगर वो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे हो गए तो जर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे, तो उनको जर्मिनेशन कराने के लिए लो टेम्परेचर दिया जाता है और इस प्रोसेस को आप स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो इसे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन of the net gain
ऑफ OTP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज। आपने पढ़ा होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली ए थियोरेटिकल एक्सरसाइज। रियलिटी में ये एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज है और इसके पीछे रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन पढ़िए, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP इज ए वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, दीज कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन एजम्पशन विच आर नॉट रियली वैलिड इन ए लिविंग सिस्टम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 36 ATP बनते हैं, ये कंप्लीटली एक एजम्पशन है, लिविंग सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक एजम्पशन बेस्ड डाटा है, लिविंग सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 124 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। थर्ड और फोर्थ दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पढ़ के देखना, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इन ए नॉर्मल कार्डियक साइकिल। एक नॉर्मल कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कितनी ड्यूरेशन होती है, ये आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए कार्डियक साइकिल में, इन ए कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में, इन ए कार्डियक साइकिल की जो टोटल ड्यूरेशन है वो होती है 0.8 सेकंड, ठीक है। और इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो ड्यूरेशन है, इसकी वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जो ड्यूरेशन है वो है 0.3 सेकंड्स। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल की ड्यूरेशन निकाल दीजिए, बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल की ड्यूरेशन? बेटा 0.8 सेकंड से 0.3 सेकंड को माइनस कर दीजिए, 0.5 सेकंड, यानी कि उस स्टेज में वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, रिलैक्स कंडीशन में होगा वेंट्रिकल, यानी कि 0.5 सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 125 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल टेक प्लेस करता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, व्हेन who demonstrated that green plants purify the foul air produced by breathing animals and burning candles। बेटा ये बेल जार एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था वो परफॉर्म किया था प्रिस्टली ने। तो 126 का 1 आंसर आएगा प्रिस्टली ने। प्रिस्टली ने क्या किया था, उन्होंने दो कंडीशन अप्लाई की थी अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट में 2 कंडीशन अप्लाई करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो है ग्रीन ट्रीज के पास या ग्रीन प्लांट्स के पास टेंडेंसी होती है वो एक फाउल एयर को रिप्लेस करके एक प्योर एयर को बना देता है, यानी कि वो एक बैड एयर को प्योर एयर को रिस्टोर करने का काम करता है प्लांट, जिससे कि माउस सर्वाइव कर रहा था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्सपेरिमेंट को ध्यान से पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। प्रिस्टली इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 127, हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स स्टोमक टू सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। वो कौन सा हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है स्टोमक को गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने के लिए? उस हार्मोन को आप गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उसके स्टिमुलेशन से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है। तो गैस्ट्रिक जूस में जितने भी एसेंशियल एंजाइम्स है वो निकलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 127 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इज। आपको बताना है कि मोस्ट अबेंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है। बेटा कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो इसका इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हो गया कनेक्टिव टिश्यू। तो क्वेश्चन नंबर 128 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, C3 प्लांट्स हैव बीन यूज्ड एज ग्रीन हाउस क्रॉप्स फॉर हायर यील्ड्स बिकॉज। C3 प्लांट्स को ग्रीन हाउस क्रॉप की तरह यील्ड किया जाता है, क्यों? ड्यू टू करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 लेवल इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट। बेटा एक प्लांट होता है C3 प्लांट और दूसरा होता है C4 प्लांट, ठीक है। CO2 लिमिटिंग हो सकती है C3 प्लांट के लिए, पर C4 प्लांट के लिए कभी लिमिटिंग नहीं हो सकती है। अगर CO2 लिमिटिंग होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन डेवलप हो सकता है।
इसलिए हम इसको बोलते हैं कि जो C3 प्लांट्स है वो एक ग्रीन हाउस क्रॉप में आती है, यानी कि अगर CO2 का लेवल कम हो जाए वहां पे प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 129 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। पढ़ना है इसको ध्यान से, समझ आ जाएगा। CO2 लिमिटिंग हो सकती है C3 प्लांट के लिए, C4 प्लांट के लिए नहीं होती, तो इस चक्कर में उसको ग्रीन हाउस क्रॉप भी कह सकते हैं हम, अगर CO2 लिमिटिंग होगी तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 130, ए फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजन इज सिंथेसाइजिंग लीफ। फ्लोरिजन जो है फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, फोटो पीरियडिज्म में हेल्प करता है, बट ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है लीफ में। कहाँ सिंथेसाइज होता है? लीफ में, और माइग्रेट करता है कहाँ? जहाँ पे फ्लोरल एक्सिस होता है वहाँ पे माइग्रेट करके जाता है और फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, फोटो पीरियडिज्म में हेल्प करता है। तो ये फ्लोरिजन हार्मोन लीव्स में सिंथेसाइज करता है, तो आपको बताना है। तो 130 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन मैन वुड लीड टू। गोल ब्लैडर को अगर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? गोल ब्लैडर में क्या डिपोजिशन होती है? बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट्स की डिपोजिशन होती है। उससे निकलने वाले बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि अगर किसी भी इंसान का गोल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट डाइजेशन का इम्पेयरमेंट उसमें देखा जाएगा, ना कि प्रोटीन का, ठीक है। और जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप नहीं होगी, इंक्रीज एक्टिविटी इन इंटेस्टाइन ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 131 का इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 131, इम्पेयरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, विच कैरेक्टर इज ट्रू फॉर एडम्सिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर एडम्सिया के लिए ट्रू है। बेटा एडम्सिया जो होती है एक सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म होती है नाइजीरिया में, और सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म को नाइजीरिया में पॉलिप स्टेज कहते हैं, वहीं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को आप मेडुसा कहते हैं। तो एडम्सिया अपने आप में सिलेंड्रिकल बॉडी फॉर्म है, तो उसमें पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होती है। तो 132 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि एडम्सिया जो है वो एडम्सिया के लिए जो ट्रू करेक्टर आएगा वो पॉलिप स्टेज आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, मोर इफिशिएंट CO2 फिक्सर्स आर। सबसे ज़्यादा CO2 फिक्सर C4 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट नहीं होते हैं, क्योंकि C3 प्लांट में कोई भी एक ऐसा इंटरनल मेटाबॉलिज्म नहीं होता जिससे कि CO2 जनरेट होती है। C4 प्लांट में खुद का एक इंटरनल मेटाबॉलिज्म है जिसमें कि CO2 डेवलप हो जाती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, और वो फोटो रेस्पिरेशन भी परफॉर्म नहीं करते इसलिए क्योंकि उनके पास CO2 जो है अबेंडेंट अमाउंट में है। तो इसके लिए जो मोर इफिशिएंट CO2 फिक्सर्स आएगा, तो मोर इफिशिएंट CO2 फिक्सर्स की कैटेगरी में C4 प्लांट आते हैं, ना कि C3 प्लांट, क्योंकि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है और फोटो रेस्पिरेशन CO2 के फिक्सेशन को रोकता है, वहाँ पे एक रोड़ा अड़ाता है। इज दैट क्लियर? तो वो फोटो रेस्पिरेशन एक रोड़े का काम कर रहा है, एक रोड़ा अड़ाता है वहाँ पे, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो उसको फिक्सेशन नहीं करने देता है, वो एक ऑब्स्टिकल है उसके लिए। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। इसमें से कौन से प्रोसेस को EMP पाथवे कहा जाता है? EMP पाथवे, एम्बिडन, मैरूफ एंड पैरनस, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक पाथवे डेवलप किया, एक पाथवे को डिस्कवर किया, जिस पाथवे को आप ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं। तो EMP पाथवे को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ये भी NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 पे आ जाइए। 135 में क्या दिया है? हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग। जो हार्ट ऑफ कॉकरोच है वो इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है दैट लाइंग अलोंग मिड डोर्सल ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 135 का थर्ड ऑप्शन, जो मतलब मस्कुलर हार्ट होता है किसका? कॉकरोच का, वो बॉडी के मिड एक्सिस में लाई करता है, थोरैक्स और एब्डोमेन से होके गुजरता है। तो मिड एक्सिस से लाई करता है, क्या लाई करता है मिड एक्सिस में? हार्ट ऑफ कॉकरोच 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मिड एक्सिस में लाई करता है और वो थोरैक्स और एब्डोमेन से होके गुजरता है। तो 135 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और डोर्सली प्रेजेंट होता है हार्ट, वेंट्रली उसकी नर्व कोड प्रेजेंट होती है, बट हार्ट इज प्रेजेंट डोर्सली। तो 135 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। सो लिसन केयरफुली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136, लिसन केयरफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर फाउंड क्लोजेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्लोजेस्ट होती है। देखिए
प्लांट में जो है सेल वॉल होती है, उसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल इस तरीके से होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सबसे आउटर वाली होती है, बाहर वाली, उसके बाद अंदर सेकेंडरी सेल वॉल, फिर सबसे अंदर टर्सरी वॉल। जो सबसे अंदर होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक होगी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए मिडिल लेमेला, प्राइमरी वॉल, टर्सरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। तो सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो टर्सरी वॉल होगी, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नियर जो है लाई करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, लिसन केयरफुली। सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन टीनिया सोलियम। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सोलेनोसाइट सेल्स और फ्लेम सेल्स। फ्लेम लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको फ्लेम सेल कहा जाता है। ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, खासकर प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स का यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया है, वो है टीनिया सोलियम। तो 137 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 पे आ जाइए। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ ग्रास लीव्स आर। ठीक है, इसने बोला है कि लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स होती है जो कि ग्रासेस के अपर सरफेस पे यानी कि एडेक्सियल सरफेस में होती है। ऐसी सेल्स को आप ब्यूलीफॉर्म सेल्स या बलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। तो ब्यूलीफॉर्म सेल्स का जो रोल है वो हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ लीफ के शेप को मेंटेन करने में ब्यूलीफॉर्म सेल्स हेल्प करती है और ये ग्रासेस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 138 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पैरामीशियम एंड क्लोरेला आर क्लासिफाइड इन। तो देखिए, पैरामीशियम एंड क्लोरेला दोनों ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और दोनों ही यूकैरियोटिक है। तो दोनों यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए विटकर ने एक अलग किंगडम डेवलप किया जिसका नाम था प्रोटिस्टा। ठीक है, तो यहां पे आएगा कि बोथ आर इन प्रोटिस्टा, यानी कि 139 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बोथ आर इन प्रोटिस्टा, दोनों यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए आरएच विटकर ने जो ग्रुप डेवलप किया, वो जो ग्रुप था वो था प्रोटिस्टा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 140। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सीलन ट्रेट्स इज। आपको बताना है कि सीलन ट्रेट्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। तो पहला दिया है एसेलुलर, दूसरा दिया है सेलुलर, तीसरा दिया है टिश्यू। बेटा सीलन ट्रेट्स यानी कि नाइजीरिया में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाइजीरिया और टिनोफोरा इन दोनों में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। तो सीलन ट्रेट्स में टिश्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 140 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। हाउ मेनी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो होते हैं 6। भाई 2 शोल्डर में है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, 2 आपके जो है आपके जो ये थाई के पास वाला जो जॉइंट होता है, थाई वाला जो जॉइंट है जो कि आपकी कॉक्सल बोन का फीमर के साथ कनेक्शन होता है, वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो शोल्डर और थाई वाला जो जॉइंट है, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, इन दोनों को मिला के 4 जॉइंट हो गए। 2 जॉइंट होते हैं आपके ईयर ओसिकल्स में। ठीक है, तो कितने हो गए? 6। तो 4 जॉइंट ये शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स और 2 जॉइंट्स होंगे वो आपके ईयर ओसिकल्स में होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 + 2 = 6। तो ह्यूमन बॉडी में टोटल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं 6। तो 141 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 पे आ जाइए। 142 ये स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का। ए में आएगा, देखिए ए ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, इसमें आएगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल कीजिए। ए में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आएगा। ठीक है, ये जो कि एंडोडर्मल सेल्स के होते हैं आर चेक पॉइंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? चेक पॉइंट्स या कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं इनको। वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट दैट रीच टू द जाइलम। तो एंडोडर्मल सेल्स में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो कि कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जो कि टाइप ऑफ सोल्यूट को जाइलम में पहुंचने से कंट्रोल करते हैं। तो 142 के ए में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आएगा, बी में कंट्रोल पॉइंट्स आएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 143 पे आ जाइए। रीड दी फॉलोइंग फीचर्स। आपको ये फीचर्स पढ़ने हैं और उसी के हिसाब से जवाब देना है। आउट ऑफ अबव फीचर्स हाउ मैनी आर दी यूनिक फीचर ऑफ स्पॉन्जीज, यानी कि पोरीफेरा के इसमें से यूनिक फीचर्स बताने हैं जो कि विच आर नॉट फाउंड इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो कि किसी दूसरे ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं।
तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन में आपको स्पॉन्जीज या पोरीफेरा के वो फीचर्स बताने हैं जो कि किसी दूसरे और ग्रुप ऑफ एनिमल्स में नहीं आते हैं। तो देखिए पहला देखिए, एनिमल्स आर हर्मेफ्रोडाइटिक। बेटा हर्मेफ्रोडाइटिक अदर एनिमल्स भी हो सकते हैं, आपको स्पेसिफिक कैरेक्टर बताना है। हालांकि स्पॉन्जीज भी हर्मेफ्रोडाइटिक होते हैं, लेकिन स्पॉन्जीज ही खाली हर्मेफ्रोडाइटिक नहीं होते। आपको ऐसा कैरेक्टर बताना है जो सिर्फ ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जीज में प्रेजेंट हो, तो ये तो नहीं आएगा। सेकंड देखिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस। ये अदर ऑर्गेनिज्म में भी, एनिमल्स में, नाइजीरिया वगैरह में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो ये भी नहीं आएगा। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जरूर आएगा। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पोरीफेरा यानी कि स्पॉन्जीज में ही देखी जाती है, तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, वाटर कैनाल सिस्टम भी सिर्फ स्पॉन्जीज में ही होता है, तो यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट, ये दोनों कैरेक्टर सिर्फ स्पॉन्जीज में है, यानी कि ओनली स्पॉन्जीज में आते हैं। फिफ्थ देखिए, एनिमल रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ मेथड्स, ये कैरेक्टर बाकी एनिमल से भी बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक और यूनिक कैरेक्टर हैं स्पॉन्जीज के, वो है स्टेटमेंट नंबर थर्ड एंड फोर्थ, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड वाटर कैनाल सिस्टम, ये सिर्फ स्पॉन्जीज में प्रेजेंट होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 143 का फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि 2 स्टेटमेंट्स आर यूनिक और स्पेसिफिक फीचर फॉर द पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड इज चेंज टू बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो बेटा, फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है, इज दैट क्लियर। और साथ के साथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है। ये आपका ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस के जो पाथवे है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर स्टेप है, तो फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन ये दोनों यहाँ पे टेक प्लेस करता है। तो 144 का सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, द हेयर सेल्स प्रेजेंट ऑन द क्रिस्टा रिसीव स्टिमुलाई ऑफ। बेटा ये जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा एम्पुलैरिस उसको पूरा बोलते हैं, ये क्रिस्टा एम्पुलैरिस प्रेजेंट होता है सेमी सर्कुलर कैनाल में, जो कि पार्ट ऑफ ऑटोलिथ ऑर्गन है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि इंटरनल एयर में होता है, ये जो है आपकी बॉडी को बैलेंस करता है डायनेमिक स्टेट में, ठीक है। तो इसका काम क्या है, क्रिस्टा एम्पुलैरिस में जो हेयर सेल्स होती है वो कुछ स्टिमुलस को रिसीव करती है। कौन से स्टिमुलस को रिसीव करेगी, तो देखिए ए ऑडिशन नहीं करेगी, ऑडिशन के लिए आपके पास क्या है, आपके पास ऑडिशन के लिए आपके पास दूसरा ऑर्गन है, ठीक है, जिसको आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, चेंज इन बॉडी पोस्चर, ये स्टेटमेंट आएगा। जब बॉडी पोस्चर में चेंज होता है तब हेयर सेल्स स्टिमुलेटेड होती हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। विजन ऑल्फैक्शन, इन दोनों में इसका कोई रोल नहीं है। 145 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, 146 में ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पहला ये जो डायग्राम दिया है एनिमल न्यूफ्रॉन, ये बिल्कुल सही दिया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। न्यूफ्रॉन है, ये बर्ड्स में आता है और करेक्टर क्या दिए हैं, होम्योथर्मस एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है ये वाला। सेकंड भी सही है, मैक्रोपस कंगारू का दिया है, ये करेक्टर भी इससे मैच कर रहे हैं, ये भी सही है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट। थर्ड देखिए, ये डायग्राम यहाँ पे कैलोटस दिखाया है, ये डायग्राम कैलोटस का नहीं है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, कैमलियन का डायग्राम है, तो यहाँ पे थर्ड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। इट मींस 146 का थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147 पे आ जाइए, जाइलम वेसल्स आर, ठीक है, जाइलम वेसल्स में थिन वॉल सेल होती है, लिग्निफाइड सेल्स, सबराइज सेल्स, लिविंग सेल्स। 4 ऑप्शंस दिए हैं। जाइलम वेसल्स डेड टिश्यूज में आता है, तो वहां पे लिग्निफाइड सेल्स होंगी, तो 147 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 पे आ जाइए, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी ये।
सेकेंड स्टेटमेंट देखिए 148 का, दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो 148 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भाई ब्रायोफाइट्स को आप एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव तो कहाँ करता है? सॉइल में सर्वाइव करता है, ठीक है, लिव इन सॉइल, बट ये वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है पहले वाले की, फर्स्ट स्टेटमेंट की, यानी कि 148 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे इज, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे होता है बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। लंग्स एंड हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन पाथवे है वो क्या है? आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन पाथवे है। तो इसमें देखिए 149 का थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट आएगा। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स से वो ऑक्सीनेटेड होने के बाद वो फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है हार्ट के थ्रू पल्मोनरी वेन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो 149 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150 पे आ जाइए, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज ऑलमोस्ट द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा माइटोसिस का फेज रिवर्स फेज होता है प्रोफेज के लिए विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस के मामले में देखो भाई, ये होगा टीलोफेज। 150 का फोर्थ आंसर लगा लीजिए, आंख मूंद के आप फोर्थ पे टिक कर दीजिए, क्योंकि टीलोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होती है, जबकि प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाती है। तो बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। प्रोफेज स्टेज में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होते हैं, टीलोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल डीकंडेंस होते हैं। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होता है, टीलोफेज में न्यूक्लियोलस रीअपीयर होता है। तो टीलोफेज कंप्लीटली अपोजिट होता है प्रोफेज का। तो 150 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, 151 में बोला है फाइलोड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। फाइलोड किनका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? यहाँ पे आपको 5 एग्जांपल्स दिए हैं और पांचों में से बताना है कि फाइलोड किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहले तो फाइलोड समझ लीजिए क्या होता है। अगर बात करें फाइलोड की, तो फाइलोड एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन एसेसिया, पार्किंसोनिया, ये 2 प्लांट ऐसे हैं जिसमें कि उनकी लीव्स स्पाइन्स में मॉडिफाइड हो जाती है और उनका जो पेटियोल है वो लीफी और ग्रीनिश स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि इनकी लीव्स फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाती है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, स्पाइन्स की फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है। तो फाइलोड जो कैरेक्टर है वो पार्किंसोनिया का है और ऑस्ट्रेलियन एसेसिया का है। तो यहाँ पे पांचों ऑप्शन में से बी एंड डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 151 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, यानी कि पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन एसेसिया में फाइलोड देखा जाता है, बाकी ओपनशिया, यूफोर्बिया और रस्कस इनमें फाइलोड नहीं देखा जाता है। तो 151 का फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, ये आपको डायग्राम दिया है किसका? बैक्टीरियोफेज वायरस का। इस वायरस में आपको सही से लेबलिंग बतानी है। देखिए इसको मैच कर लीजिए, इसमें ए में आएगा हेड पार्ट, ठीक है, बी में जो आएगा वो आएगा आपका सीथ, सी में जो आएगा वो कॉलर पार्ट आएगा, डी में आएगा टेल फाइबर्स। तो मैच कर लीजिए ऑप्शन से, ए में हेड, बी में सीथ, सी में कॉलर और डी में टेल फाइबर्स। तो 152 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस लेबलिंग दैट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो 152 में सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153 पर आ जाइए भाई, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर फाउंड इन। देखिए सेंट्रोमियर का डिवीजन जो होता है, सेंट्रोमियर जो स्प्लिट करता है वो 2 कंडीशन में, माइटोसिस में एनाफेज में करता है और मियोसिस में एनाफेज 2 में करता है। सेंट्रोमियर कभी भी एनाफेज 1 में स्प्लिट नहीं होता है, एनाफेज 2 में होता है इन केस ऑफ मियोसिस, इन केस ऑफ माइटोसिस एनाफेज में होता है। तो 153 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि एनाफेज एंड एनाफेज 2 एंड 3 यानी कि बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे 153 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 154 पे आ जाइए। इन ए फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंसेस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। एक फ्लावरिंग प्लांट में कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनको ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है? तो पहला है वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑल द अबव। भाई ऑल द अबव आएगा क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स की ये सारी ही नीड होती है। वाटर भी होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। दीज ऑल आर द नीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उस हिसाब से देखा जाए 154 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, फेज ऑफ ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। फेज ऑफ ग्रोथ इन विच सेल्स अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन में एक सेल मैच्योर हो जाती है। इस फेज को आप कहते हैं फेज ऑफ मैच्योरेशन। सेल में 3 टाइप के फेज देखे जाते हैं। पहला फेज ऑफ सेल डिवीजन, दूसरा फेज ऑफ इलोंगेशन और तीसरा फेज ऑफ मैच्योरेशन। फेज ऑफ मैच्योरेशन में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है, सेल वॉल की थिकनेस जो है, सेल वॉल की थिकनिंग जो है वो बढ़ जाती है। और अगर सेल वॉल की थिकनिंग बढ़ेगी तो यहाँ पे इस फेज को आप फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन कहेंगे, यानी कि 155 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 156, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं ए, बी, सी एंड डी। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, आपको राइट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। ए स्टेटमेंट पढ़िए, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स। बिल्कुल सही, जितने भी सीड बेयरिंग प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद बी स्टेटमेंट देखिए, इन पाइनस बोथ मेल कॉन्स एंड फीमेल कॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री। पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म में आता है, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस प्लांट्स होते हैं, राइट। इसमें एक ही प्लांट में मेल कॉन और फीमेल कॉन दोनों प्रेजेंट होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट, मेल गैमेट्स ऑफ पाइनस आर बाइफ्लैजिलेटेड, ये गलत स्टेटमेंट है। इन पाइनस पॉलिनेशन टेक प्लेस एट 3 सेल स्टेज, ये भी गलत स्टेटमेंट है। सी और डी गलत स्टेटमेंट है, ए और बी राइट स्टेटमेंट है। आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट स्टेटमेंट ए एंड बी। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका थर्ड विल बी द राइट आंसर, यानी कि 156 का थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 157 पे आ जाइए। Which one of the following is not a character of mammalian nervous system? इसमें बताना है आपको कौन सा मैमेलियन नर्वस सिस्टम का कैरेक्टर नहीं है। कॉर्पस एल्बिकन्स होता है मैमेलियन नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन में, ठीक है। कॉर्पोरा बाइजेमिना नहीं होता, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, तो यही आंसर आएगा। ये कॉर्पोरा बाइजेमिना नहीं होता मैमेलियन ब्रेन में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। कॉर्पोरा बाइजेमिना कैन बी प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट अडल्ट में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, तो यहाँ पे 157 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी कॉर्पस कैलोसम और एराक्नोइड ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेन के हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे 157 का राइट सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कॉर्पस एल्बिकन्स कहाँ होता है? कॉर्पस एल्बिकन्स ओवरी में बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होता है तब। तो ये भी मैमेलियन कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 158 में आपको मैचिंग करनी है। देखिए, प्रोफेज को मैचिंग कीजिए सेकंड से। ए प्रोफेज को मैचिंग कीजिए सेकंड से। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, प्रोफेज स्टेज में कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का, तो प्रोफेज को सेकंड से मैच कीजिए। बी मेटाफेज को आप 1 से मैच कीजिए। स्पिंडल फाइबर्स गेट कनेक्टेड टू दी काइनेटोकोर्स, ठीक है, तो बी को फर्स्ट से मैच कीजिए। एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज को सी को थर्ड से मैच कीजिए। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम लाई टुवर्ड अपोजिट पोल्स व्हाइल आर्म्स ट्रेल बिहाइंड, बिल्कुल सही है ये। सी को थर्ड से मैच कीजिए। डी को आप फोर्थ से मैच कीजिए। टीलोफेज में न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे डी टीलोफेज को फोर्थ से आपको मैच करना है। मैचिंग करने के बाद जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 158 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159 पे आ जाइए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू मॉइस्ट डैम्प एंड सैडी प्लेसेस। भाई ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। क्यों? वो ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ के आसपास वाटर बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन।
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों को ही वाटर रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए। तो 159 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, इसलिए वो मॉइस्ट हैबिटेट में ज़्यादा पाए जाते हैं। राइट, मॉइस्ट हैबिटेट उनकी प्रेफरेंस होती है, किसकी? ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की। क्वेश्चन नंबर 160 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स is involved in making of the inner wall of large blood vessels। ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोथीलियल होती है, और एंडोथीलियल जो है वो बनी होती है किससे? स्क्वैमस एपिथीलियम से। तो जो इनर वॉल है लार्ज ब्लड वेसल्स की वो किससे बनी है बेटा? स्क्वैमस एपिथीलियम से बनी है। तो 160 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाइए। एलिमेंट्री कनाल इज एब्सेंट। एलिमेंट्री कनाल किस में एब्सेंट होती है? प्लेटीहेल्मिन्स में एलिमेंट्री कनाल एब्सेंट होती है। तो प्लेटीहेल्मिन्स का यहाँ पे एग्जांपल प्लेनेरिया भी दिया है, टेपवर्म भी दिया है, ब्लड फ्लूक भी दिया है, लिवर फ्लूक भी दिया है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा टेपवर्म। टेपवर्म में कंप्लीटली एब्सेंट होती है। राइट, उनको वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें एलिमेंट्री कनाल नहीं होती, बाकी में रिड्यूस फॉर्म में होती है, लेकिन टेप फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होती टीनिया सोलियम में, इसलिए उसको टेप फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, देयर इज नो एलिमेंट्री कनाल। तो 161 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 162 देखिए। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था मैं इसको। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज स्पीसीज। स्पीसीज से आप क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, तो जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होगी वो बेसिक यूनिट होगी, और बेसिक यूनिट क्या होगा? यहाँ पे स्पीसीज होगी। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस भी किया था ये। तो 162 का सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 163 पे आ जाइए। इन दी वेंट्रिकुलर डायस्टोल दी वॉल्व्स क्लोज। भाई वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्लोज होती है, बट यहाँ पे डायस्टोल की बात कर रहा है, तो डायस्टोल के टाइम पे सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होगी। तो ए में फिल कर लीजिए सेमिल्यूनर वॉल्व। दिस कॉजेज द सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड डब कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड लब कहते हैं। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होती है तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है तो डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ए में सेमिल्यूनर वॉल्व फिल कीजिए और बी में डब्स फिल कीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 163 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सेमिल्यूनर एंड डब। क्वेश्चन नंबर 164 पे आ जाइए। मैस्टिकेटिंग सरफेस ऑफ टीथ आर मेड अप ऑफ। आग बंद करके लगा दीजिए इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल को माना जाता है। इवन ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल को माना जाता है, और टीथ का जो मैस्टिकेटिंग सरफेस होता है दैट इज मेड अप ऑफ इनेमल। तो यहाँ पे इनेमल आ जाएगा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा जवाब है इस क्वेश्चन का। 164 का सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी कि इनेमल। क्वेश्चन नंबर 165 पे आइए। हीमोडायलिसिस हेल्प इन द पेशेंट हैविंग। हीमोडायलिसिस कौन से पेशेंट्स को हेल्प करता है? हीमोडायलिसिस हेल्प करता है यूरेमिक पेशेंट को। ऐसे पेशेंट जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, राइट? नहीं एक्सक्रीशन नहीं कर पाते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। ऐसे पेशेंट जो कि यूरिया का एक्सक्रीशन नहीं कर पाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में उनकी डेथ भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? अगर टिश्यूज़ में टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ गया तो वो पेशेंट जो कि यूरिया को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, उनकी किडनी फेल हो चुकी है भाई, यूरिया को फिल्टर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे इसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्निक को आप हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो 165 का यहाँ पे वन ऑप्शन विल बी द करेक्ट, यानी कि यूरेमिक पेशेंट के लिए ये काम किया जाता है, यूरेमिया के लिए। ठीक है जी। 166 व्हाट क्वांटिटी ऑफ ब्लड ऑन एवरेज इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। किडनी पर मिनट कितना ब्लड फिल्टर करती है, एवरेज ब्लड कितना फिल्टर करती है, आपको ये बताना है। तो ये जो एवरेज ब्लड फिल्टर करती है किडनी वो करती है 1200 ml पर मिनट। ठीक है जी। एक मिनट में 1200 ml ब्लड को फिल्टर करती है किडनी, और एक दिन में 180 लीटर पर डे ब्लड फिल्टर करती है आपकी किडनी। आपको पता होना चाहिए ये। तो 160 का सेकंड ऑप्शन, 166 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए। सीलोम इज एब्सेंट इन विच एनिमल। सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी कौन से एनिमल में एब्सेंट होती है? तो जो बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, एस्केरिस में सूडोसिलोमेट होते हैं,
फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। अर्थवर्म सिलोमेट में आता है, कॉकरोच सिलोमेट में आता है, टीनिया एसिलोमेट में आता है। एब्सेंट ऑफ बॉडी कैविटी होती है टीनिया में, ये प्लेटीहेल्मिन्स में आता है। तो यहाँ पे 167 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए टीनिया से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 168 पे आइए। इन मैमल्स द कलर इज परसीव्ड बाय विच और बाय और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिटेक्शन। मैमल्स में कलर को डिटेक्शन कौन सी सेल्स करती हैं? कौन सेल्स दिन के समय आपको कलर को ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है? तो डे लाइट विजन में हेल्प कौन सेल्स करती हैं? जो कि रेटिना में मौजूद होती है। तो 168 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, कौन सेल्स ऑफ रेटिना। क्वेश्चन नंबर 169 पे आ जाइए। 169 में देखिए क्या दिया है। यहाँ पे 3 टाइप्स के प्लेसेंटेशन दिए हैं, एक्साइल, बेसल एंड पैराइटल। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको एग्जाम्पल सेट कर देना। एनसीईआरटी का ये वाला प्लेसेंटेशन वाला पेज खोल के देखना और उस हिसाब से देखना कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। तो इसमें देखना, आप देखोगे 169 में फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्साइल प्लेसेंटेशन में चाइना रोज और लेमन आता है, ठीक है। बेसल प्लेसेंटा में सनफ्लावर और व्हीट आता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। पैराइटल प्लेसेंटा में मस्टर्ड एंड आर्जिमोन आते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल तो आपको एक तरीके से रट लो इनको, ठीक है, अच्छे से याद कर लो। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल ही जनरली पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से तो बियॉन्ड नहीं पूछा जाएगा। आजकल नीट में एनसीईआरटी से बियॉन्ड नहीं जाता है। तो एग्जाम्पल जितने भी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। 170 पे आ जाइए। द प्रोथैलस रिप्रेजेंट, प्रोथैलस एक इनिशियल फोटोसिंथेटिक स्टेज होती है टेरिडोफाइट्स प्लांट की, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। तो गैमेटोफाइट ऑफ फंड आएगा, देखिए मैंने बोला ना टेरिडोफाइट्स, फंड्स किस में आते हैं? टेरिडोफाइट्स में। तो गैमेटोफाइट ऑफ फंड आएगा। तो 170 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए। सेकेंडरी मेरिस्टेम आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं उससे सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होता है, जैसे कैम्बियम, ठीक है। तो प्राइमरी परमानेंट जो टिश्यू है उससे डिराइव्ड होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो इनिशियली प्रेजेंट रहता है, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से डिराइव्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 172 पे आइए। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसमें आएगा 1.7 टू 1.8 मिलियन एग्जिस्ट करती हैं स्पीसीज। वैसे तो इससे भी ज्यादा एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट दिस इज डाटा विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। आए दिन नई नई स्पीसीज जो है डिस्कवर होती रहती है। जो नंबर ऑफ स्पीसीज है हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा है। कुछ साइंटिस्ट आइडिया लगाते हैं कि 30 मिलियन तक भी नंबर ऑफ स्पीसीज है, बट दिस इज डाटा विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू फॉलो योर एनसीईआरटी बुक ब्लाइंडली, ठीक है। तो उस हिसाब से 172 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 173 पे आ जाइए। डी नाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय। डी नाइट्रिफिकेशन, ये भी सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया। डी नाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, और इस काम को परफॉर्म करते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे सुडोमोनस एंड थायोबेसिलस। ये 2 बैक्टीरिया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, जो कि नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 173 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सुडोमोनस एंड थायोबेसिलस। क्वेश्चन नंबर 174 पे आइए। फंक्शंस ऑफ नेफ्रोसाइट इन कॉकरोच आर। कॉकरोच में नेफ्रोसाइट का फंक्शन क्या है? कॉकरोच में नेफ्रोसाइट के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, दूसरा ये एक्सक्रीशन के स्टोरेज का काम करता है। ये स्टोर करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को। तो ये दोनों काम परफॉर्म करता है। तो 174 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ 1 एंड 2। स्टोरेज ऑफ फूड में कोई हेल्प नहीं करता, एक्सक्रीटरी वेस्ट को स्टोर करता है भाई। 175 पे आ जाइए। फ्रॉग्स आईज आर प्रोटेक्टेड अंडर वाटर बाय द प्रेजेंस ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। फ्रॉग की आंखों में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि वाटर बॉडी में उनकी आईज को प्रोटेक्ट करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये आंसर आएगा, यानी कि 175 का निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 176 पे आ जाइए। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज इक्वल टू ERV प्लस IRV प्लस TV। इन तीनों वॉल्यूम को जोड़ दो,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम। इन तीनों वॉल्यूम का सम होता है वाइटल कैपेसिटी। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। तो 176 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 177 पे आइए। पॉलीसोम इज फॉर्म्ड बाय, पॉलीसोम कैसे बनता है? पॉलीसोम्स में क्या होते हैं कि सेवरल राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए से अटैच हो जाते हैं। अगर काफी सारे राइबोसोम इकट्ठे हो जाते हैं और अटैच हो जाते हैं एक सिंगल एमआरएनए से, उसे आप पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। जैसे ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे ये एमआरएनए है, दिस इज एमआरएनए। तो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम देखिए, और जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है वो एमआरएनए से अटैच हो जाती हैं। तो एमआरएनए से स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को मिला के एक राइबोसोम बनता है। तो यहाँ पे सारे राइबोसोम एमआरएनए से अटैच हो गए हैं, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, यानी कि एक सिंगल एमआरएनए से अगर काफी सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, दैट यू कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। तो 177 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 पे आ जाइए। क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलर वॉल्स आर डैमेज इज, भाई एल्वुलर वॉल डैमेज होती है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान निषेध लिखा रहता है पब्लिक प्लेसेस पे, और अगर आप सिगरेट का पैकेट खरीदने जाते हैं मार्केट से, उस पर भी लिखा रहता है इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, राइट। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो सिगरेट का धुआं आप अंदर लेके जाते हैं वो आपकी एल्वुलर वॉल को डैमेज कर देता है। और अगर आपकी एल्वुलर वॉल एक बार डैमेज हो गई, उसमें जो लेसिथिन नाम का एक सर्फेक्टेंट होता है वो निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वुलर की वॉल ड्राई हो जाती है और उसके बाद डैमेज हो जाती है और एक बीमारी पैदा करती है जिसको आप बोलते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मतलब फुल ऑफ एयर। आपको एक्सपायरेशन में डिफिकल्टी आती है, आप एक बार एयर को अंदर ले गए उसको बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी एल्वोलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। आपने जो धुआं अंदर लिया है सिगरेट स्मोकिंग से, उसने आपकी एल्वोलाई की इलास्टिसिटी को कम्प्लीटली बर्बाद कर दिया, डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से यू विल फील डिफिकल्टी इन एक्सपायरेशन ऑफ एयर। एक्सपायरेशन ऑफ एयर में आप डिफिकल्टी फील करेंगे, आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग में टोबैको जैसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें लगभग 30 कैर्सिनोजन्स होते हैं। कैर्सिनोजन्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कैंसर कोज होते हैं। तो दो नुकसान है, एक तो आपके लंग्स खराब होंगे और दूसरा आपको थ्रोट कैंसर जैसी प्रॉब्लम, ओरल कैंसर जैसी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के अंदर डेवलप हो सकती है। सो दिस इज रियली वेरी इंजीरियस टू हेल्थ, very injurious to health. Is that clear to all of you? So stop smoking, please listen carefully. तो 178 का second option will be the right answer. तो question number 179, which of the following is incorrect? यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इन चारों स्टेटमेंट को देख के बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट पहला पढ़िए, ANF आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। कहाँ से निकलता है? एट्रियम ऑफ हार्ट से निकलता है ये, और वासोडाइलेशन में हेल्प करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ANF कैन कॉज ऑफ वासोडाइलेशन। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर आपकी हार्ट वॉल को डैमेज कर सकता है अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। तो ऐसे केस में आपकी हार्ट वॉल यानी कि आपका एट्रियम स्टिमुलेट होता है और ANF निकालता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है ANF का। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, ANF acts as a check on the renin-angiotensin mechanism। बिल्कुल सही है। रेनिन एंजियोस्टेंसिन मैकेनिज्म, जो रास मैकेनिज्म आपको पढ़ाया था मैंने, तो वो रास मैकेनिज्म है, उसमें ANF जो है क्या करता है, उसको डिक्रीज करता है, उस मैकेनिज्म को चेक करने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ANF डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, बता चुका हूँ, वासोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर घटेगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ANF इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है और आपको गलत स्टेटमेंट ही बतानी है। तो 179 में फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वासोडाइलेशन कर रहा है, ये ब्लड प्रेशर को घटाने का काम करता है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता नहीं है। तो 179 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 180 पे आ जाइए। फूड स्टोरिंग टिश्यू इन कैस्टर सीड इज, आपको बताना है फूड स्टोरिंग टिश्यू कौन सा होता है कैस्टर सीड में। तो कैस्टर सीड में फूड स्टोरिंग जो टिश्यू होता है
वो होता है एंडोस्पर्म। कैस्टर सीड जो होता है वो एक एंडोस्पर्मिक टिश्यू है, और एंडोस्पर्म क्या है, एक फूड लेडन टिश्यू है जो कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे हेल्प करता है। तो इसमें आएगा आपका एंडोस्पर्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 180 का सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। इसी के साथ मैंने 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मिलते हैं अगले एफएसटी के साथ, ठीक है। अगले एफएसटी में फिर से हम 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।